हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा जो टॉपिक रहना है वही जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स जो चल रहे हैं। और पिछले टाइम स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को 9 कैरेक्टर्स कराए थे। अब उसमें लास्ट जो कैरेक्टर था उस स्पोरोफाइट से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि ब्रायोफाइट्स के केस में जो स्पोरोफाइट होता है इट इज पैरासाइटिक ओवर गैमेटोफाइट। तो यहां पर आप दो बात लिख सकते हैं पॉइंट करके, नोट करके, कि द डिपेंडेंसी ऑफ स्पोरोफाइट ऑन गैमेटोफाइट इज द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो नोट लगा करके आप एक बात यहां पे लिख सकते हैं कि द डिपेंडेंसी ऑफ स्पोरोफाइट ऑन गैमेटोफाइट, द डिपेंडेंसी ऑफ स्पोरोफाइट ऑन गैमेटोफाइट is the most remarkable feature, is the most remarkable feature of ब्रायोफाइट्स। मतलब आप कह सकते हैं कि इट इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइट्स, कि ब्रायोफाइट्स के केस में जो स्पोरोफाइट है वो पूरी तरीके से डिपेंड होती है किस पर? गैमेटोफाइट पर। चाहे वो शेल्टर के लिए डिपेंड करे या फूड के लिए डिपेंड करे या वाटर के लिए डिपेंड करे, है ना, ये गैमेटोफाइट पर डिपेंड करती है, क्योंकि गैमेटोफाइट ही ब्रायोफाइट के केस में मेन प्लांट बॉडी होती है। समझ गए ना? और गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है तो इसका काम क्या होगा कि ऑलवेज गैमेट्स बनाएगी ये स्टेज और ऑलवेज हैप्लॉइड नेचर वाली होगी। तो ये आप लोगों को यहाँ पे समझना है। और दूसरा एक पॉइंट आप ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स के केस में वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट को हम स्पोरोगोनियम बोलते हैं। ठीक है, तो नोट में हम दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? द वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट इज नॉन एज स्पोरोगोनियम। क्लियर? वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट को क्या बोलते हैं? स्पोरोगोनियम। और वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट का मीनिंग ये होता है कि ऐसा स्पोरोफाइट जो डिफ्रेंशिएटेड हो जाए 3 पार्ट्स में कम से कम। वन इज नॉन एज फुट, सेकेंड सीटा एंड थर्ड वन इज द कैप्सूल। क्लियर है ना? तो उसको बोलते हैं हम वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट। और इसके लिए अनदर टर्म भी अपन यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्पोरोगोनियम। क्लियर? तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप ये लिख सकते हैं, 10वां कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप ये लिख सकते हैं कि स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द 3 पार्ट्स। स्पोरोफाइट is differentiated into 3 parts. First one is foot, second one is seta and third one is capsule, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पोरोफाइट का। अब फुट की बात करते हैं। फुट ये बेसल पार्ट है दैट अटैच टू द गैमेटोफाइट एंड हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। क्लियर? तो जो फुट है ये बेसल पार्ट है एंड हेल्प इन द अटैचमेंट टू गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट से अटैचमेंट में ये हेल्प करता है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि इट हेल्प्स इन द
helps in the absorption of nutrients and water from gametophyte। सेकंड बात करते हैं सीटा। सीटा की बात करें तो ये एक इंटरमीडिएट पार्ट है। इंटरमीडिएट पार्ट है दैट कनेक्ट फुट टू द कैप्सूल। फुट को कैप्सूल से कनेक्ट करता है सीटा, ठीक है। और दूसरा इसका एक फंक्शन आप ये भी देख सकते हैं कि टू मैनेज कैप्सूल इन द एयर, ठीक है। टू मैनेज कैप्सूल इन द एयर एंड हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स। तो ये फंक्शन सीटा का हो जाता है। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज कैप्सूल, ठीक है। तो कैप्सूल का काम क्या है कि इन कैप्सूल स्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। इन कैप्सूल स्पोर मदर सेल, ये कहां से आई है? स्पोरोजिनस टिश्यू से डेवलप हुई है। और स्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस एंड गिव राइज टू 4 हैप्लॉइड स्पोर्स एंड गिव राइज टू हैप्लॉइड स्पोर्स एंड गिव राइज टू हैप्लॉइड स्पोर्स। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर स्पोर की फॉर्मेशन हो गई है। और आप जानते हैं कि स्पोर क्या है? इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। क्लियर? तो गैमेटोफाइट की जो फर्स्ट सेल है उसको क्या बोलते हैं? हम स्पोर्स बोलते हैं। तो हम कहां से स्टार्ट हुए थे? हम गैमेटोफाइट से स्टार्ट हुए थे और गैमेटोफाइट पर पहुंच गए। तो इस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल क्या है? कंप्लीट हो जाती है। मेरी बात आप समझ रहे हैं या नहीं? ठीक है। तो इसके बाद में अगला पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि अब जो स्पोर्स हैं ये गेट्स डिसेमिनेटेड बाय विंड एज द एयर shakes the capsule. The spores come out and dispersed. After that, they fall on the ground and starts germination after getting suitable condition या after getting suitable substratum। बात आपके समझ आई है ना? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो स्पोर्स हैं ये क्या है? डिसेमिनेटेड हो जाते हैं, ठीक है, डिस्पर्स हो जाते हैं बाय द एयर, है ना, क्योंकि एयर सेक करती है किसको? कैप्सूल को। उसके बाद में जो कैप्सूल है इट बिकम रप्चर्ड एंड नंबरस स्पोर्स आर रिलीज फ्री, है ना, एंड दे फॉल ऑन द ग्राउंड एंड स्टार्ट जर्मिनेशन आफ्टर गेटिंग सुटेबल कंडीशंस। तो ये बात आती है। क्लियर? तो आप यहां पर ये लिख सकते हैं या फिर आप अगला पॉइंट बना सकते हैं कि द स्पोर्स गेट disseminated, ठीक है। डिसेमिनेटेड का मीन्स क्या होता है? डिसेमिनेटेड माने एक तरीके से बिखेरना, फैलाना। डिसेमिनेटेड बाय विंड, disseminated by wind as the air shake the capsule, the spores come out and dispersed, ठीक है। तो कैप्सूल डिस्पर्स्ड हो जाता है एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच दीज स्पोर्स कम आउट एंड स्टार्ट्स germination after getting suitable condition। क्लियर? तो ये इस तरीके का
स्पोर्स का डिसेमिनेशन हो जाता है एयर के थ्रू। क्लियर? एक्चुअली जो जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स है ब्रायोफाइट के केस में, ये दो तरीके का होता है, एक डायरेक्ट जर्मिनेशन और एक इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। डायरेक्ट जर्मिनेशन का सीधा मीनिंग ये होता है कि यहाँ पर एक स्पोर से केवल एक ही थैलस डेवलप होगा, है ना, एक ही स्पोर से केवल एक ही थैलस डेवलप होगा। और इस टाइप का जो जर्मिनेशन है, इट इज इजिली सीन इन द केस ऑफ लिवर बर्ड्स एंड हॉर्न बर्ड्स। ठीक है, तो ये लिवर बर्ड्स में लाइक दैट मार्केंसिया पीलिया में देखने को मिलता है। हॉर्न बर्ड्स में आपका बेस्ट एग्जांपल एंथोसिरोस आता है, उसमें देखने को मिलता है। लेकिन germination of spores is indirect in the case of higher bryophytes, that is the mosses। मॉसिस में इनडायरेक्ट जर्मिनेशन देखने को मिलता है क्योंकि वहां पर एक जुवेनाइल प्रोटोनीमा स्टेज डेवलप होती है ना, और विच ट्रेस आउट द एल्गल एंसेस्ट्री ऑफ ब्रायोफाइट्स। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक इंटरमीडिएट स्टेज बनती है, प्रोटोनीमा स्टेज इसको बोलते हैं। ये एक मल्टी सेलुलर फिलामेंटस स्टेज है ना। आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दैट इज द अपीयरेंस ऑफ द बड, एंड फाइनली दिस बड गिव राइज टू न्यू जनरेशन, दैट इज द गैमेटोफाइट। क्लियर? तो जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स हम यहाँ पे देख सकते हैं ब्रायोफाइट्स में दो तरीके से देखने को मिलता है, एक डायरेक्ट जर्मिनेशन और एक इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। क्लियर? डायरेक्ट जर्मिनेशन की बात करें तो ये लोअर ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलता है। डायरेक्ट जर्मिनेशन कहां देखने को मिलता है? लोअर ब्रायोफाइट्स में, जैसे कि लिवर बर्ड्स के मेंबरों में, हॉर्न बर्ड्स के मेंबरों में। जबकि एक्चुअली जो स्पोर जर्मिनेशन है ये दो तरीके का देखने को मिलता है। आगे मैं और इसको एक्सप्लेन करूंगा। एक डायरेक्ट जर्मिनेशन और एक इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। डायरेक्ट जर्मिनेशन में क्या होता है? डायरेक्ट जर्मिनेशन में कि ईच स्पोर गिव राइज टू थैलस। ठीक है, एक स्पोर से एक ही थैलस यहाँ पे राइज होती है और वही डेवलप हो जाती है। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए तो वो फिर डिसअपियर भी हो जाती है ना। तो जो इनडायरेक्ट जर्मिनेशन है ये सर्वाइवल के लिए अच्छा है, इसमें सर्वाइबिलिटी ज्यादा है, जबकि डायरेक्ट जर्मिनेशन में सर्वाइबिलिटी क्या है? कम है। तो डायरेक्ट जर्मिनेशन ये देखने को मिलता है किसमें? लिवर बर्ड्स में, जैसे कि मार्केंसिया पीलिया इसमें एग्जांपल आते हैं, क्योंकि इनकी थैलस क्या है? लिवर लाइक होती है। हॉर्न बर्ड्स दूसरा ग्रुप है ब्रायोफाइट्स का, मैं अभी आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगा। हॉर्न बर्ड्स में एंथोसिरोस आता है, तो इनमें डायरेक्ट जर्मिनेशन होता है। जबकि मॉसिस के केस में, और मॉसिस आप जानते हैं कि हायर ब्रायोफाइट से, मॉसिस के केस में इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होता है। और इस इनडायरेक्ट जर्मिनेशन में क्या है कि ईच स्पोर, ठीक है, उससे क्या डेवलप होगा? एक फिलामेंटस स्टेज डेवलप होगी, मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस स्टेज डेवलप होती है, जिसको हम प्रोटोनीमा कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोनीमा। ये एक जुवेनाइल फेज है, जुवेनाइल स्टेज है ये। ठीक है, ये क्या है? जुवेनाइल स्टेज है। और इसी से फिर प्रोटोनीमा ये क्या है? वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करती है और इससे बड़ निकलती है, और बड़ के बाद में फिर क्या है? न्यू गैमेटोफाइट डेवलप हो जाता है, और उसको हम क्या बोल देते हैं? सेकेंडरी प्रोटोनीमा बोल देते हैं, है ना। तो इसलिए मॉस के अंदर जो गैमेटोफाइट है वो लीफी होती है ना। इसकी वजह से लीफी गैमेटोफाइट देखने को मिलती है किसमें? मॉसिस के केस में। उसका रीजन यही है ना। और आपको ये ध्यान रखना है कि प्लांट किंगडम में कहीं भी लीफी गैमेटोफाइट नहीं है मॉसिस को छोड़ करके। तो ये मॉसिस का एक यूनिक करेक्टर है,
बात समझ रहे हैं ना आप? मॉसिस का यूनिक कैरेक्टर है कि दे हैव लीफी गैमेटोफाइट, है ना, लीफी गैमेटोफाइट है। अब इस प्रोटोनीमा की वजह से ही कि जो मॉसिस हैं ये ग्रीगेरियस नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? ग्रीगेरियस। और ग्रीगेरियस नेचर का मतलब है कि फाउंड इन द ग्रुप, फाउंड इन द ग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके का ये हो जाता है। इसके बाद में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें टेक्स प्लेस थ्रू द फ्रेगमेंटेशन, गैमी फॉर्मेशन एंड बडिंग। ठीक है, तो इसमें अगला करेक्टर आप ये लिख सकते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ये मैं आगे आपको समझाऊंगा। वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है ये टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ 3 मेथड्स। वन इज नॉन एज फ्रेगमेंटेशन, गैमी फॉर्मेशन एंड बडिंग, तीनों से होता है। और लास्ट इसका है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज प्रेजेंट, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनमें प्रेजेंट होती है। एंड फाइनली लाइफ साइकिल इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप, एंड फाइनली लाइफ साइकिल इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप। इस तरीके से ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हो जाते हैं ब्रायोफाइट्स के। तो ओके स्टूडेंट, आप पढ़ते रहें, अच्छे से मेहनत करते रहें, यही मेरा आप लोगों से कहना है। और ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन।